शुरू करते हैं इस चैप्टर के आखिरी वीडियो को। इस वीडियो के साथ ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर मैं लेकर आऊंगा एक और वीडियो जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को इस चैप्टर के। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने बनाने हैं इस चैप्टर के नोट्स। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं और नोट्स नहीं बनाए तो आप उसके भी नोट्स बनाएं, वीडियो को दोबारा प्लेबैक करें और उसे नोट्स को मेंटेन करें। साथ साथ अब जब ये चैप्टर का आखिरी वीडियो सुन रहे हो तो इसके भी यहाँ पे नोट्स बनाओ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है आइडियल ग्रोथ सिस्टम ऑफ द ग्रोथ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। देखो पिछले टॉपिक्स में हमने कवर अप करा था कि इंडिया के पास जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे पास तीन तरह की इकोनॉमिक पैटर्न को अडॉप्ट करने के चांसेस थे। हमारे पास था हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चुन सकते थे जिसमें हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था सिर्फ। दूसरा था सोशलिस्टिक पैटर्न जिसमें हम सोशल वेलफेयर भी करते। लेकिन तीसरा था मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें हम क्या कर सकते थे, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करें और साथ साथ सोशल वेलफेयर भी करें, यानी कि लोगों का भला। तो हमने कौन सा अडॉप्ट करा? हमने करा यहाँ पे इंडिया हैज अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया ने कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करना शुरू करा? भाई मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न को इस्तेमाल करा। लेकिन आगे क्या कहते हैं विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट विद फुल रिस्पेक्ट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पे हमने क्या करा, पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ा, क्योंकि जो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी जब, तो उसके बाद काफी सारे लोग जो थे, जब काफी सारे इन्वेस्टर थे, उनके पास कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की कमी थी। तो यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करा वो पब्लिक सेक्टर ने करा, लेकिन विद फुल रिस्पेक्ट टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी आजादी दी गई पूरी तरह से कि भाई आप भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी उनके लिए, जो कि एक तरह का बैरियर का काम करी थी बाद में। उस चीज को हम कवर अप करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर में। चलिए आगे देखते हैं। In India, the public sector was taking the leading role to maintain the law and order। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर था उसका मेन काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करा जा रहा था गवर्नमेंट के थ्रू। एंड द प्राइवेट सेक्टर इज पार्टिसिपेटिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ सप्लाई एंड द मेकिंग प्रॉफिट। और जो यहाँ पे हमने क्या करा, हमारे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करा। वो किस लिए करा? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करा और लोगों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए करा। लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी रोल प्ले हो रहा था वो किसका हो रहा था? वो हो रहा था हमारे प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। और जो मेजर रोल प्ले कर रहा था वो किसका हो रहा था? वो हमारे पब्लिक सेक्टर का था, यानी गवर्नमेंट सेक्टर का। आगे कहते हैं द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 इज एन एग्जांपल ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न को अडॉप्ट करा और यहाँ पर हमने एक नया पॉलिसी पैटर्न बनाया जिसका नाम दिया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद वाले जो आने वाले चैप्टर है आप उसमें फिर से पढ़ेंगे कि भाई इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था, इसे मॉडिफाई करा गया था। तो उसमें क्या था वो तो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर अप करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा कि भाई हमारा जो मिक्स इकोनॉमी पैटर्न को हमने अडॉप्ट करा था, किसके अंडर में करा था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंडर में करा था, जो कि किसमें था? 1948 में करा था, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करेंगे हम कुछ कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। देखो 5 ईयर प्लान हमने बनाने शुरू करे थे। हमारे जो प्लानर्स थे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने के लिए, जो हमने प्लानर्स अपॉइंट करे हमने, है ना, जैसे हमारा आया था प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। तो जो प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश करा गया था 1951 में, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमारे लिए प्लान्स बनाने शुरू करे कि हमें किस किस सेक्टर में ग्रोथ करने की जरूरत है। ये हमें एडवाइस करते थे, गवर्नमेंट को एडवाइस करते थे कि हमें इंडस्ट्री सेक्टर में ग्रोथ करने की जरूरत है, हम उसमें काफी बैकवर्ड है। फिर जब ये हम 5 साल में अचीव कर लेंगे, फिर अगले 5 साल का प्लान बताते थे कि हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म गोल बनाकर लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है ना। इंडस्ट्री के बाद एग्रीकल्चर में अचीव करना है, एग्रीकल्चर के बाद एजुकेशन में अचीव करना है, फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में अचीव करना है। तो इस तरह से हमें गाइड करते थे। तो यहाँ पर इसके बाद कहा गया लेकिन कुछ हमारे कॉमन गोल्स भी थे हर 5 साल में। मतलब कुछ कॉमन गोल्स हर गवर्नमेंट के होते हैं, है ना। जैसे कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो उनके कॉमन गोल्स होंगे। जैसे कि हर कॉमन गोल क्या होगा? पहला होगा कि भाई जीडीपी को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो उसको भी कवर अप करते हैं फटाफट से। तो अभी आ जाते हैं कॉमन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान। यहाँ पे क्या कहते हैं, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज द इंट्रोड्यूस इन द 1951 एंड द लास्ट इन द 2012। जो पहला प्लान इंट्रोड्यूस करा गया था 5 ईयर का, वो कब करा गया था? 1951 में करा गया था। और आखिरी कब करा गया था? 2012 में करा गया था। क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश करा था इस प्लान के लिए, उसको बाद में 2012 के बाद रिप्लेस कर दिया गया था विद नीति आयोग, ठीक है। तो ये नाम आपने ध्यान रखना है। इसके बाद कहते हैं द प्लान डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव टू बी द अचीव इन द लॉन्ग टर्म एंड टू बी अचीव इन द 5 ईयर। ये कहते हैं कुछ यहाँ पे क्या बनाए गए थे, प्लान ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे, डॉक्यूमेंट बेसिस पे बनाए गए थे, स्पेसिफाई करते हुए बनाए गए थे कि हमें हर 5 साल में क्या चीज हमें अचीव करनी है। पहले उनके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए जाते थे, फिर उसे लॉन्ग टर्म में अचीव करा जाता था कि भाई हमें 5 साल में क्या करना है, अपनी
एजुकेशन रेट है वो 20% तक बढ़ानी है। तो हर साल हमें क्या करना है, हमें हर साल 4-4% को अचीव करना है। तो इस तरह से उसे शॉर्ट टर्म में डिवाइड करा जाता था। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स इज कॉल्ड द पर्सपेक्टिव प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान्स को क्या बोलते हैं भाई, पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इंडिया के पर्सपेक्टिव प्लान्स क्या थे, तो वहां से आपको समझ जाना चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। भाई गोल्स ऑफ प्लानिंग आर द कॉमन टू ऑल 5-year plans and are therefore the generally studied as a common goal of first 5-year plan or objectives of the plan। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि भाई कुछ कॉमन गोल्स थे हमारे, वो क्या क्या थे उसको हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो नंबर 1 आ जाता है हमारे पास जीडीपी ग्रोथ। जो भी गवर्नमेंट आएगी या जो भी 5-year प्लान थे उसमें कुछ कॉमन गोल हुआ करते थे, जैसे कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ करना, जीडीपी ग्रोथ करना। तो इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाइज द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर किसी कंट्री की क्या होती है, जीडीपी इंक्रीज होती है, तो ये माना जाता है कि वहां पे आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है कि when the flow of goods and services in the economy is consistent over a long period of time, it is called the economic growth। हम इकोनॉमिक ग्रोथ कब मानते हैं कि भाई जब क्या हो रहा है कि ये कंट्री कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट वे में अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है ना, लॉन्ग टर्म तक, तो वो क्या माना जाएगा कि भाई वहां की इकोनॉमिक ग्रो कर रही है। दस द जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है तो वैसे वैसे क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है, क्योंकि जीडीपी बढ़ने से आउटपुट भी बढ़ता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भाई एक कॉमन गोल और था, वो था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई नया पैटर्न को अडॉप्ट करना, जो नई नई चीजें आती रहती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, या फिर हम जो नई नई टेक्नोलॉजी बनाते रहते हैं उसको अडॉप्ट करना, अपनी कंट्री में लेकर आना, उसको सिखाना अपने लोगों को भी, वो स्किल्स शेयर करना, है ना। तो वो चीज कह रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन भी हमारा क्या था, हमारा एक कॉमन गोल हुआ करता था 5-year प्लान का। इसमें लिखा आगे, कहते हैं इट रेफर्स टू द अपडेटिंग एंड अडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। हमें क्या करना भाई, अडॉप्ट करना, अपडेट करना, क्या किस चीज को, हमारी टेक्नोलॉजी को, क्या करने के प्रोसेस में भाई, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इन दिस फैक्टर द गवर्नमेंट वाज फोकसिंग टू अडॉप्ट द इनोवेशंस एंड द न्यू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कहते हैं भाई जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, वो अडॉप्ट कर रही थी, क्या चीज को अडॉप्ट कर रही थी, इनोवेशंस को अडॉप्ट कर रही थी, भाई नई नई टेक्नोलॉजी जो है, नए नए जो पैटर्न है ना, उन सबको अडॉप्ट कर रही थी। तो ये सारे क्या थे, 5-year प्लान के कॉमन गोल्स थे। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज कुड इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड कुड जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हर गवर्नमेंट को पता है, हर कंट्री की गवर्नमेंट को ये पता होता है कि भाई मॉडर्नाइजेशन आएगा और तो उसको हम अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आने से एक चीज और होती है, और वो होता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है कि भाई एक एग्जांपल हमने बचपन से पढ़ा होगा, आपने 8th 9th 10th में पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या, मॉडर्नाइजेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन एंड आईटी रेवोल्यूशन इन इंडिया इज वेल नोन एग्जांपल ऑफ हाउ द टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग अबाउट द रेवोल्यूशनरी चेंज इन द आउटपुट। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ था, जब हमारे इंडिया में हमने HYV सीड्स को यूज करना शुरू करा तो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, है ना। तो ये अपने आप में क्या था, एक बहुत ज्यादा चेंज था, है ना। तो वो चीज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक कॉमन गोल है कि सेल्फ रिलायंस हमें बनना है और सेल्फ सफिशिएंसी भी हमें गेन करनी होती है। अब ये सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी क्या होता है, इसको थोड़ा हम यहाँ पे पढ़ के समझते हैं, और साथ साथ इसमें एक स्टोरी आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको समझनी चाहिए और समझनी भी चाहिए। तो यहाँ पे यह है कि सेल्फ रिलायंस में हमें क्या करना होता है, बेसिकली इंडिया वांटेड टू क्रिएट नॉन डिपेंडेंसी सिचुएशन ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्स। जब कोई कंट्री क्या चाहती है कि भाई वो किसी भी और कंट्री पे डिपेंड नहीं होना चाहती फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए, यानी पैसों के लिए, है ना। तो ये सिचुएशन होती है सेल्फ रिलायंस की। दिस स्टेट इज कॉल्ड द सेल्फ रिलायंस। तो इसी सिचुएशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सेल्फ रिलायंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, इसके बाद आता है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द नॉन डिपेंडेंसी अपॉन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द एसेंशियल सप्लाईज। कहते हैं कि जब हम कोई कंट्री क्या चाहती है कि वो कंट्री किसी और कंट्री पे डिपेंड ना हो एसेंशियल सप्लाईज के लिए, जैसे कि फूड हो गया सबसे एसेंशियल, क्लॉथ्स हो गया, या फिर और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, तो उसके लिए भी हम क्या ना हो, किसी पे डिपेंड ना हो। तो इसे बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। इसके पीछे एक स्टोरी है, आपको समझ में आएगा कि हमने सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी क्यों गेन करने का हमने कॉमन गोल बनाया। देखो कहते हैं यहाँ पे, इन 1965 यूएसए थ्रेटन्ड इंडिया टू स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ द फूड ग्रेन टू इंडिया इफ इंडिया डिड नॉट स्टॉप द वॉर विद द पाकिस्तान फ्रॉम दिस मूवमेंट आवर प्लानर्स सजेस्ट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। देखो हुआ यह था कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के वॉर चल रहे थे, और हमारी जो ऑलमोस्ट फूड ग्रेन कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा कम थी, हम प्रोडक्शन बहुत कम कर पा रहे थे। ठीक,
तो हम क्या करते थे, हम यूएसए से इंपोर्ट कर लेते थे फूड ग्रेन्स को, कुछ हम इंग्लैंड से कर लेते थे यानी कि यूके से, और कुछ और भी डिफरेंट कंट्री से। तो ज़्यादातर जो मैक्सिमम पार्ट आ रहा था वो यूएसए से आ रहा था। और वो 1965 का जो टाइम था वो यूएसए और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप काफ़ी क्लोज हो रही थी। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तो यूएसए इंटरप्शन देने लगा अपनी फ्रेंडशिप की वजह से, कि भाई इंडिया को धमकाने लगा, थ्रेटन देने लगा कि भाई आपको क्या करना है, आपको पाकिस्तान से वॉर नहीं करना है ना, अदरवाइज हम क्या करेंगे, आपकी फूड सप्लाई बंद कर देंगे। एट दैट मोमेंट हमारे जो प्लानर्स थे इंडिया के, उनको रियलाइज हो गया कि भाई ऐसे तो कोई भी कंट्री आके हम पे दबाव बना लेगी, तो उस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे दो डबल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अचीव करने हैं, जिसे हमने नाम दिया ट्विंस ऑब्जेक्टिव। और वो क्या है, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो मैंने सेल्फ रिलायंस में क्या बताया कि हमें डिपेंड नहीं होना है फाइनेंशियली किसी पे भी, और हमें क्या नहीं होना है, डिपेंड नहीं होना है किसी पे भी हमारे एसेंशियल गुड्स के लिए। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं हमारे कॉमन गोल्स के रूप में। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा एक और कॉमन गोल है हमारा, वो क्या है, फटाफट से कवर अप करते हैं, दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। हमें क्या करना है, जो रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रिसोर्सेज हमारी कंट्री में अवेलेबल है तो वो सिर्फ रिचर सेक्शन को मिलेगा, पुअर को नहीं मिल सकता, या पुअर को मिलेगा तो रिचर को नहीं मिल सकता। वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए इक्वली, जिसके पास क्षमता है वो जाके परचेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इक्वल का मतलब ये नहीं कि हमने अवेलेबल करा दिया लेकिन बहुत हायर रेट पे करा दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल प्राइस पे अवेलेबल होना चाहिए। तो इसी को यहाँ पे डिफाइन करा गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज if the benefits of the growth accrue to only a handful of the people in the society। कहते हैं कि अगर क्या होगा कि हमारे लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी, मीनिंगफुल हो जाएगी, अगर क्या होगा, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक ही रहेगी। तो उसका एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया है, ग्रोथ सर्व्स द वर्चुअली नो पर्पस इन द सोसाइटी वेयर द रिच टेंड्स टू बिकम अ रिचर एंड पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल। अगर अमीर होगा और गरीब को और मेहनत ही करनी है तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है सबके लिए बराबर अवेलेबल होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमें समझाया गया है। कहते हैं बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो रिसोर्सेज के या फिर ग्रोथ का बेनिफिट है वो सबको मिलना चाहिए, सोसाइटी में हर एक पर्सन को मिलना चाहिए डेवलपमेंट के रूप में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे जिसको हमें डिस्कस भी करना है, जो कि है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस। नॉर्मली यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हम क्या करते हैं, सभी लोगों को सेम सैलरी मिल रही है ना, सब लोग क्या हो गए, एक ही कैटेगरी के अंडर में आ गए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर में बताया, इट वुड इम्प्लाइज द सिचुएशन व्हेन अ डॉक्टर गेट्स द सेम सैलरी एज अ क्लर्क इन द हॉस्पिटल। ठीक, और यहाँ पर क्या बताया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द डिफरेंस इन द इनकम आर अलाउड ओनली विद इन द सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, यहाँ पर तो क्या है, कोई डिफरेंस ही नहीं छोड़ा हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ पे सब लोग क्या है, एक समान है। ठीक है, लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पे सब लोग एक समान तो है, सबको रिस्पेक्ट तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सर्टेन लिमिट क्राइटेरिया सेट करा गया है कि भाई जिसके पास क्वालिफिकेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा गेन कर पाएगा, अपनी सैलरी उसके अकॉर्डिंग होगी, राइट। दैट इज, तो क्वालिफिकेशन एंड स्किल डिफरेंशिएट हमेशा होने के कारण यहाँ पे लोगों की जो इनकम लेवल है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा या कम। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे इनकम लेवल सबका सेम होने वाला है ना। तो इसका डिफरेंशिएट बिटवीन कई बार आ जाता है, तो ये समझाना पड़ता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने पास, इजी वर्ड्स में मेंशन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो यहाँ पे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मॉडर्नाइजेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, तो क्या ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है कि भाई अगर हम क्या करते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एक तरह से तो सुनने में लगेगा हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए इनोवेशन आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, मतलब कि मॉडर्नाइजेशन आएगा तो उससे क्या होता है, लेबर भी तो कम हो जाती है। हम क्या करते हैं, जितनी ज्यादा मशीन आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उतनी ही कम हमें लेबर इस्तेमाल करनी पड़ रही है। तो ये अपने आप में क्या है, एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। तो उसी को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करा हुआ है कि मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ये तो हम मानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन आएगा तो हम प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, राइट। तो उसी चेन को इन्होंने बताया है, हायर इनकम लीड्स टू द हायर लेवल ऑफ द डिमांड that will lead to the higher level of employment opportunities. This chain takes dramatic turn in the modern era where the machines are replacing labor. अब ये कह रहे हैं ये सारी जो चेन थी ना, सुनने में तो अच्छा लग रहा था कि नए मशीन्स आएंगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे ड्रामेटिक चेंज कब आता है, ड्रामेटिक चेंज आता है तब उस मोमेंट पे जहां पर हम क्या, हमारी जो नई मॉडर्न मशीन्स है वो रिप्लेस करना शुरू करती है हमारी लेबर्स को।
क्योंकि कई तरह की मॉडर्न मशीन ऐसी आ रही हैं जिसमें हमें कम से कम लेबर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है ना। तो वही चीज कह रहे हैं, कॉन्सिक्वेंटली द जॉबलेस ग्रोथ इज नाउ विजिबल एंड बिकमिंग अ चैलेंज फॉर द पॉलिटिशियन एंड प्लानर्स। तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है फिर कंट्री में, हमें ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कई कंट्रीज में क्या हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। अभी जॉबलेस ग्रोथ क्या है, जहां पे इकोनॉमिकली तो हम ग्रो कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करने के कारण लोगों की डिमांड तो फुलफिल कर पा रहे हैं हम नई टेक्नोलॉजी के कारण, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है। कंट्री की ग्रोथ हो रही है लेकिन अभी भी लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। तो इसी सिचुएशन को बोलते हैं हम जॉबलेस ग्रोथ, व्हेन द पीपल ऑफ द कंट्री आर अनएम्प्लॉयड बट स्टिल द कंट्री ग्रोथ इज राइजिंग, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ। तो ये था हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर जो कि आज हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो हमारे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या फिर कुछ एमसीक्यूज हो सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे हमारे उस वीडियो में, और फिर अगले चैप्टर में जुड़िए रहिएगा ताकि आप उसके इंपॉर्टेंट नोट्स मेंटेन करें और अपने साथ के जितने भी हैं सबको शेयर करें कि इस चैनल पे आपको टीएस गिरवाल के सॉल्यूशन भी मिलते हैं और प्लस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी मिलते हैं इकोनॉमिक्स के। चलिए फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।